नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा के रिसबमिशन पोर्टल के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिस पोर्टल इज फॉर द डिपॉजिटर्स फॉर होम डिफिशियंसीज एंड पेमेंट फेलियर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड। ये पोर्टल उसके लिए है जिन्होंने सहारा में आवेदन कर रखा है अपने पैसे को वापस पाने के लिए। यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने क्लेम को सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, वी आर करंटली एक्सेप्टिंग रिसबमिशन फॉर क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू 5 लाख रुपीज। आप इस रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर क्लेम कर सकते हैं 5 लाख रुपए से नीचे तक का अमाउंट। 5 लाख से ऊपर तक का अमाउंट का जो भी प्रक्रिया है वो थोड़े दिन में आपको बता दी जाएगी। याद रखिए, रिसबमिटेड क्लेम शैल बी प्रोसेस्ड विद इन 45 वर्किंग डेज। जी हाँ दोस्तों, 45 दिनों के अंदर आपका सारा पैसा जो भी आप क्लेम किए हैं, अगर सब कुछ सही है, आपका बॉन्ड पेपर आपने सही से अपलोड किया है, सारा डेटा आपने सही दिया हुआ है, आधार से आपका वो खाता लिंक है, सीड है, तो यकीनन आपका 45 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा टपक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग जानते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप लोग के जहन में आता है और आप लोग अक्सर पूछा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पुनः सबमिशन। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए इन 4 कंपनियों में अगर आपने निवेश किया था तो आपका पैसा इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। नंबर 1, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों जगहों पर अगर आपका निवेश था तो यकीनन आप इस रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर बड़े आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से नीचे आपका सारा पैसा अगर सब कुछ सही रहा तो यकीनन आपके खाते में आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के रहते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपके दिमाग में, दिल में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब इस सरकारी वेबसाइट से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साइट है, केंद्रीय पंजीयक सेंट्रल रजिस्ट्रार की, जहां से आपको सारा डेटा, सारा अपडेट मैं देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले ज़्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता है कि CRCS सहारा रिसबमिशन रिफंड पोर्टल क्या है। CRCS सहारा रिसबमिशन रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के उन प्रमाणिक जमाकर्ताओं, प्रामाणिक का मतलब दोस्तों यही है कि आपके पास उस निवेश का बॉन्ड पेपर होना ज़रूरी है। कोई प्रूफ अगर आपके पास होगा तभी सरकार मानेगी कि आप सहारा के एक जमाकर्ता हैं। सदस्यों के दावों को पुनः संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया, जिन्हें कमियों के बारे में सूचित किया गया है। रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के WPC संख्या 191 सहारा रिफंड मामला में 2023 के IA नंबर 56308 के मामले में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति श्री R सुभाष रेड्डी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में और श्री गौरव अग्रवाल अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी के मार्गदर्शन के तहत की जा रही है। नंबर 2, क्या CRCS सहारा रिसबमिशन रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? जी हाँ, CRCS रिसबमिशन रिफंड पोर्टल SSL सर्टिफिकेट के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपका कहीं भी कोई आधार का डेटा, कोई भी आपका बॉन्ड पेपर लीक नहीं होगा। ये रिसबमिशन पोर्टल SSL सिक्योरिटी से बिल्कुल लैस्ड है, आपका कहीं भी कोई डेटा लीक नहीं होगा। नंबर 3, तीसरा सवाल यह है, CRCS सहारा रिसबमिशन रिफंड पोर्टल के माध्यम से लॉगिन के लिए कौन पात्र है? रिसबमिशन रिफंड पोर्टल ऐसे आवेदकों के लिए लॉगिन करने के लिए है जिनका CRC सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान आवेदन विफल हो गया है या जिनके पूर्व में दाखिल आवेदनों में कमियां पाई गई हैं और SMS या पोर्टल के माध्यम से उन्हें कमियों के बारे में सूचित किया गया है। यदि आप पहली बार उपयोग करते हैं तो कृपया https://moc-refund.crcs.gov.in लिंक पर जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये लिंक वो है जो मेन CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है। अगर आपने फ्रेश आपको आवेदन करना है, आपका पैसा आपने आवेदन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जाके आप फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा वेबसाइट को डिजाइन किया गया है जिसका नाम है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर रिफंडिंग डिपॉजिटर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहाँ पे वही 4 सोसाइटीज है दोस्तों जो मैंने आपको रिसबमिशन पोर्टल में बताया है, लेकिन ये उसके लिए है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो आइए हम लोग उस पर चलते हैं, उस वाले जहाँ पे हम आपके
सारे सवालों को ले रहे हैं। तो यहीं से हम बैक कर लेंगे और उस पोर्टल पर हम लोग फिर से रिसबमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे। हिंदी में मैं कर लेता हूँ। हम लोग तीसरे सवाल पे काम कर रहे थे, तीसरे सवाल को जान रहे थे। तीसरे का बी पार्ट है, ऐसे जमाकर्ता सदस्यों जिनके आवेदन में कमियों का संदेश CRCS सारा रिफंड पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है, केवल वही जमाकर्ता सदस्य आवेदन CRN नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर का अगर मैं आपको बताऊँ, सवाल जवाब ये है कि यहाँ पर अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, आपको फ़ोन पे या आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके इसी पोर्टल पर रिफंड क्यों नहीं हुआ है, फेलियर क्यों हुआ है, अगर दर्शा रहा है तो यकीनन आप उन कमियों को दूर करके फिर से सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे जमाकर्ता सदस्य जो हैं जिनकी कमियां संदेश CRCS रिफंड पोर्टल पर दिखा रहा है, वो भी आवेदन फिर से इस पोर्टल पर जाकर रिसबमिशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको स्पष्ट कर दो, निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, हमारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों अगर कंपनियों में आपका निवेश है तो आप इस रिसबमिशन पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं की जमा राशि निम्नलिखित प्राप्त तिथि से पहले होना चाहिए। 22 मार्च 2022 के लिए हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा इंडिया क्रेडिट मतलब हैदराबाद वाले को छोड़कर इन तीनों सोसाइटियों में अगर आपका रिफंड है, अगर आपने जमा किया हुआ है तो 22 मार्च 2022 से पहले का होगा, तभी आपको मिलेगा। 29 मार्च 2023 के लिए स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इस तिथि से पहले अगर आपने आवेदन किया है तो आपका सारा पैसा जल्द से जल्द आ जाएगा। यदि कभी संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म अपलोड ना करने के कारण है, तो यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संशोधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 2, यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन नहीं किया है, तो सोसाइटी के उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से आप जरूर संपर्क करें। तीसरा है, केवल वे जमाकर्ता जिनके आवेदन को 45 दिन पूरे हो गए हैं, रिसबमिशन पोर्टल में लॉगिन करके अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के पात्र हैं। यानी कि अगर आपने नॉर्मल दूसरा जो मैंने आपको साइट दिखाया था, अगर आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हुआ और 45 दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आपके खाते में कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई मैसेज आया है, तो आप इसी रिफंड पोर्टल रिसबमिशन के माध्यम से आप फिर से आवेदन जाके कर सकते हैं। रिसबमिशन पोर्टल पर भार को संतुलित करने के लिए एवं त्रुटि आवेदनों वाले जमाकर्ताओं हेतु पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। चरणों की अनुसूची लॉगिन पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित की गई है। अगर आपका क्लेम का अमाउंट 1 लाख रुपये तक है 14 मई 2024 तक, 1 लाख से 5 लाख है 20 मई 2024 तक, 5 लाख से ऊपर है तो आप बाद में संपर्क कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख के बाद का भी दावा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन ये है दोस्तों, भुगतान विफल आवेदन से आपका क्या तात्पर्य? कोई भी जमाकर्ता जिसका दावा पोर्टल पर अनुमोदित किया गया था और पोर्टल द्वारा भुगतान का प्रयास किया गया था, तथापि विभिन्न कारणों से जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा नहीं हो सका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 26 देखेंगे हम लोग आगे चल के। नंबर 5, यदि जमाकर्ता के आधार डेटाबेस में उसके व्यक्तिगत विवरण में कोई बदलाव होता है तो उसे क्या करना चाहिए? जमाकर्ता अपने व्यक्तिगत विवरण आधार में नाम में परिवर्तन सहित को अपडेट करें। अगर आपकी बॉन्ड पेपर पे, सारा बॉन्ड पेपर पे नाम मान लीजिए श्याम कुमार लिखा हुआ है और अब आपके आधार कार्ड पे नाम श्याम कुमार वर्मा या शर्मा या कोई और टाइटल लग गया है, तो आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा। जी हाँ, आधार का बॉन्ड पेपर ही सर्वा है, उससे आपको अपना आधार कार्ड मैच कराना पड़ेगा, एड्रेस भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप CRCS पोर्टल से रिफंड क्लेम कर पाएंगे। क्या 50,000 या अधिक राशि के लिए पैन कार्ड नंबर अनिवार्य है? जी हाँ, यदि दावा राशि आप 50,000 या उससे अधिक है तो जमाकर्ता को पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से सोसाइटी को प्रदान करना होगा। नंबर 7, यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या हुआ? यदि दावा राशि 50,000 और उससे अधिक रुपए है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका रिफंड नहीं मिलेगा। नंबर 8, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना पोर्टल पर दावा अनुरोध दायर नहीं किया जा सकता है।
नंबर 9, आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें। कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाएं। जब तक लिंक नहीं होगा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नंबर 10, यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या दावा अनुरोध दायर कर सकता? नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। आधार सीडिंग से वास्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। नंबर 11, रिसबमिशन पोर्टल पर आवेदन को पुनः सबमिट करने की क्या प्रक्रिया है। जमाकर्ता को 14 अंकों का दावा आवेदन संख्या जिसे CRN कहते हैं वो आप दर्ज करेंगे, कैप्चा के माध्यम सत्यापित करेंगे, सिस्टम लिंक किए गए आधार संदर्भ संख्या को पुनः प्राप्त कर लेगा और अगर वैलिड है तो आपके CRN को संग्रहित संदर्भ संख्या के आधार नंबर मिल जाएगा। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। यदि अमान्य है तो जमाकर्ता को सत्यापन के लिए पूरा 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। नंबर 12, क्या सहारा सोसाइटी का कोई जमाकर्ता पुनः सबमिशन के लिए एक नया दावा जोड़ सकता है। पुनः सबमिशन पोर्टल पर कोई नया दावा नहीं जोड़ा जा सकता है। यह मूल रिफंड आवेदन जमा करते समय जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी घोषणा के अनुसार है। केवल कमियों वाले मौजूद दावों को ही पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 13वां क्वेश्चन क्या है, दावों पर कार्रवाई करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, जैसा कि सरकार ने भी बताया है और कोर्ट ने भी बताया है कि 45 कार्य दिवस के अंदर आपका दावा स्वीकार अगर नहीं होता है तो आप रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर फिर से आवेदन कर सकते हैं। नंबर 14, क्या दावा पर पत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लगेगा। जी नहीं, यह बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई एजेंट कोई आपसे पैसा लेता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता क्या है। आधार से जुड़े बैंक खाते से तात्पर्य उस बैंक खाते से जो खाता धारक के आधार नंबर से जुड़ा हुआ बैंक खाता है। नंबर 16, खाता धारक का बैंक खाता जो कि आधार से जुड़ा हुआ है कैसे आप सत्यापित करेंगे। बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति की जांच करने के लिए कृपया UIDAI की वेबसाइट resident.uidi.gov.in बैंक मैपर पर जा सकते हैं। जी हाँ, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल डाल के, आधार नंबर कैप्चा भर के, उसके बाद आप मैपिंग करेंगे। अगर आप मैपर पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे है बैंक मैपर, उसके आगे जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपका आधार नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो यकीनन आपको यहाँ पे यस दिखा देगा, अन्यथा कांटा दिखा देगा, यानी कट दिखा देगा। तो इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ को आप समय रहते कर लीजिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग पाते हैं कि आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ें। जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में उपलब्ध सुविधा के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप खुद से जोड़ लेंगे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप डेस्कटॉप से। बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर पाएंगे पंजीकरण। बैंक में जाकर और भौतिक फॉर्म जमा करके भी आप अपना मोबाइल नंबर को अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। बैंक के ATM के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों, अगला आपका सवाल है, यदि मैं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता बदल दूं तो क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं। जमाकर्ता किसी भी समय आधार से जुड़ने के लिए केवल एक खाते को आधार से जोड़ सकता है। यदि ग्राहक कई बैंक खातों को सहमति देता है तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल से रिफंड राशि नवीनतम सीडेड बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो सभी आधार आधारित भुगतानों का प्रबंधन करता है, के साथ मैप किया गया है। 19वां क्वेश्चन, मैं अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता कैसे बदल सकता हूँ। जमाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अपनी संबंधित बैंक खाता में जाकर आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना चाहिए। कृपया पोर्टल के आधार सीडिंग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। बैंक NPCI के साथ आधार सीडेड स्थिति को अपडेट करेगा और भुगतान नवीनतम आधार सीडेड खाते में किया जाएगा। एक बार जब आधार सीडेड स्थिति आपके बैंक द्वारा अपडेट कर दी जाती है तो रिफंड भुगतान NPCI द्वारा नवीनतम सीडेड बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, नंबर 20, क्या जमाकर्ता के आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी। नहीं, जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित नहीं है या UIDAI मानदंडों के अनुसार एनक्रिप्टेड है। दोस्तों, सही आपने समझा है। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो भी आधार की डिटेल आप डालते हैं या जो भी आप अपना मोबाइल नंबर बैंक खाता डालते हैं वो सब कुछ एनक्रिप्टेड है, SSL सर्टिफिकेट से वेरीफाइड है, आपका कभी भी कोई जानकारी लीक नहीं होगी। 21वां क्वेश्चन है, यदि जमाकर्ता को त्रुटि कोड D009, D10 और D11 मिलता है तो क्या करना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि कमी संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म अपलोड न करने के कारण है तो सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर सकते हैं। डिजिटल करने के बाद आप इन सभी प्रक्रिया को बड़े आसानी से ले सकते हैं और जल्द से जल्द जाकर अपने नज़दीकी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
22वां क्वेश्चन है, क्या जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेगा? बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही सवाल है। अनुरोध है कि आप पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने और उसे अपलोड करने यानी जमा करने से पहले सभी त्रुटिपूर्ण दावों को, सही कमियों को दूर कर लें। एक बार पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार हो जाने के बाद आप फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। 23वां सवाल है, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है? हम लोग आगे देखते हैं। जमाकर्ता दस्तावेजों को PDF, JPEG, PNG, JPEG 2 में अपलोड कर सकता है। नंबर 24वां है सवाल, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? जी हाँ, जमाकर्ता को सभी सहारा सोसाइटियों में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करना होगा, जहां जमाकर्ता के पास सभी दावा विवरण एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर प्रायः बकाया है। यानी कि आपको अलग अलग, अगर आपकी चारों सोसाइटी में अलग अलग आपने जमा कर रखा था, इन्वेस्ट कर रखा था, तो उन सभी चारों को अलग अलग नहीं करना। आप एक ही CRN नंबर के तहत, एक ही आवेदन के तहत सारे को एक ही में दिखा सकते हैं। नंबर 25, यदि किसी जमाकर्ता के पास एकाधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी को एक ही दावा में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उससे ज़्यादा आप दावा मत कीजिए क्योंकि आपका रिजेक्शन हो सकता है। 26वां सवाल है, क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जी नहीं। अगर आप एक बार दावा अपना जमा कर देते हैं तो उसके बाद उसमें कोई भी दावा आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो कृपया सावधानी से जोड़ें। और जो भी आपका जमा खाता है इन चारों सोसाइटियों में सहारा की, इसमें आप एक ही बार क्लेम करें और चारों सोसाइटियों का बॉन्ड पेपर स्कैन करके अपलोड करें ताकि आपको एक साथ ही रिफंड दिया जा सके। लेकिन ध्यान रहे 5 लाख से नीचे है तभी आप रिसबमिशन पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। आगे हम लोग 27वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, दावा किए गए डेटा का प्रमाणित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? दावा किया गया कि डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें, अपना हालिया फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ फॉर्म पर विविध हस्ताक्षर करें, अंत में क्लेम फॉर्म को स्कैन करें, अपलोड करें और सबमिट कर दें। 28वां क्वेश्चन, क्या फिजिकल रूप से रिफंड आवेदन पत्र दोबारा जमा करने का कोई विकल्प है? दावा आवेदन पत्र प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया के परिमाण और पैमाने को देखते हुए एक डिजिटल प्रक्रिया, तदनुसार वर्तमान प्रक्रिया में कोई भी फिजिकल दावा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों फिजिकली कोई आप चाहें कि मैं आवेदन जाके सीधा जमा कर दूं CRCS के ऑफिस में, तो नहीं हो सकता है। सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बना दिया गया सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जमाकर्ता को कैसा पता चलेगा कि दावा पुनः प्रस्तुत करना सफल रहा? दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल पर एक SMS मिल जाएगा कि आपका रिसबमिशन दावा स्वीकार कर लिया गया है। नंबर 30, सहारा सोसाइटी को दावे की पुष्टि करने में कितना समय लगेगा? दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसाइटी दावे का सत्यापन और प्रक्रिया करेगी। नंबर 31 क्वेश्चन, सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा? दोस्तों आपको बता दूं, सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS अपने आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे। तभी सरकार ने आपको 45 दिन का समय दिया हुआ। 30 दिन तो सहारा वेरीफाई करने में लगाएगी, 15 दिन आपका CRCS पोर्टल यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा। नंबर 32 क्वेश्चन, जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी? बहुत सही सवाल है। दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। नंबर 33, पुनः सबमिशन पोर्टल पर अगर किसी जमाकर्ता ने दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरा हो तो क्या वो पोर्टल से बाहर निकल सकता है? जी हाँ, जमाकर्ता लॉगआउट बटन पर क्लिक करके पुनः सबमिशन पोर्टल से बाहर निकल सकता है। जमाकर्ता बाद में आ सकता है और दावा आवेदन जारी रखने के लिए फिर से लॉग इन कर सकता है। नंबर 34, क्या रिफंड स्वीकृति होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी? जी हाँ, जैसे आपका रिफंड स्वीकृत हो जाएगा आपको SMS और पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। नंबर 35, पोर्टल के माध्यम से मुझे अधिकतम कितनी भुगतान राशि प्राप्त हो सकती है? जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वर्तमान में अधिकतम भुगतान राशि सीमित है, लिमिटेड है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत किए सभी दावों की कुल मूल्य के आधार पर 50,000 या इससे कम राशि ही प्राप्त होगी इस बार में, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। नंबर 36, मुझे 50,000 रुपये प्राप्त होने के बाद शेष राशि का क्या होगा? इस पर निर्णय प्राप्त आवेदनों की संख्या, इसमें शामिल कुल दावा राशि पर विचार करने के बाद में ही सूचित किया जाएगा। क्योंकि सहारा को 10 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन के बावजूद भी सहारा ने अपनी संपत्ति बेचा नहीं और ना ही 15,000 करोड़ रुपए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जमा करवाया है। तो इसीलिए 50,000 तक का क्लेम स्वीकार किया जा रहा है। जो भी पैसा भी सरकार के पास CRCS रिफंड पोर्टल पे है वहां से आपको मिलेगा। नंबर 37 क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन, यदि मेरे पिछले दावों में कमियां हैं तो क्या मैं अपने दावे दोबारा जमा कर सकता हूं? जी हाँ, कम दावों वाले जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे SMS ईमेल पोर्टल के माध्यम से उन्हें सूचित की गई किसी भी कमी को सुधार करने के बाद पुनः सबमिशन पोर्टल के माध्यम से अपने दावे दोबारा जमा कर सकते हैं। नंबर 38, यदि मेरा आधार नाम अब मेरे जमा
प्रमाण पत्र पासबुक पर दिख रहे नाम से मेल नहीं खाता तो क्या होगा, इसके लिए भी मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। आधार नाम अलग होने पर आप भी अपना दावा आवेदन दोबारा जमा कर सकते हैं। जमा प्रमाण पत्र पासबुक में दिखाई देने वाले नाम के साथ आपको जमा राशि पर प्रदर्शित अपना नाम दर्ज करना होगा। प्रदान किए गए क्षेत्र में पासबुक प्रमाण पत्र दर्ज करें और नोटरीकृत जमा करें। एफिडेविट भी आपको एक जमा करना होगा। अगर आपका नाम पासबुक पे कुछ और है, जमा प्रमाण पत्र पे कुछ और है कि हम ये दोनों व्यक्ति मैं ही हूँ, इनमें से किसी एक के साथ 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, दोस्तों आपको बताया एफिडेविट आपको लगाना अनिवार्य है। और आपको बता दूं निम्नलिखित स्कैन किए गए स्व सत्यापित फोटो आईडी कार्ड क्या है, मतलब कुछ ऐसे कागजात हैं जिसको आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ पहचान पत्र के तौर पर लगाएंगे। पासपोर्ट, इसको भी आप इसका फोटो कॉपी निकाल के स्वहस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्ट लिखकर साइन करेंगे, डेट डालेंगे। पैन कार्ड लगाते हैं तो इस पर भी सेम फोटो सहित बैंक पासबुक या बैंक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया कोई सर्टिफिकेट है उसमें। ड्राइवरी लाइसेंस पे भी EPIC मतदाता पहचान पत्र पे भी फोटो के साथ नरेगा जॉब कार्ड है उस पर भी सरकार द्वारा जारी फोटो प्रमाण पत्र या PSU नियोक्ता को भी सेम करना होगा। ऐसे महिला के मामले में जिसका नाम शादी के बाद बदल गया है, दोस्तों इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कई सारे सहारा में पैसे जमा करने वाले लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड पति सुसाइड कर लिए हैं या उनकी वाइफ सुसाइड के लिए, उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी गई है कैसे आपको रिफंड मिलेगा। तो निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अंत तक आप बने रहिए। अभी हमने 39 क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चनों की संख्या 50 से ऊपर है। ऐसी महिला के मामले में जिसका नाम शादी के बाद बदल गया है, उदाहरण के लिए विवाह प्रमाण पत्र या विवाह कार्ड के साथ उपरोक्त सूची में से किसी अन्य फोटो आईडी कार्ड के साथ शादी की फोटो शपथ पत्र का प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है तथा अंत में संलग्न भी है। इन सभी चीज़ों को आप वहाँ दावा का साथ अटैच करेंगे कि ये मेरी वाइफ थी, ये मेरी पत्नी थी, मैं इनका पति हूँ या ये मेरे पति थे। 39वां क्वेश्चन, क्या मैं आधार नाम में भिन्नता वाले कई दावों के लिए एक ही हलफनामे का उपयोग कर सकता हूँ? बहुत सही सवाल है। जी हाँ, आप एक ही हलफनामा यानी कि एक ही एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं जिसमें जमा प्रमाण पत्र पासबुक में नाम में भिन्नता हो, जिसे जमाकर्ता द्वारा एक बार अपलोड किया जाना चाहिए और कई दावों से जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि पैन के मामले में किया गया है। नंबर 40, यदि विवाह के कारण मेरा नाम बदल गया हो तो क्या होगा? आपको सबूत के तौर पर विवाह का स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह पत्र या विवाह फोटो के साथ विवाह के कार्ड, क्वेश्चन नंबर 39 में उल्लिखित अन्य फोटो आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं। क्या अपडेटेड आरडी पासबुक अपलोड करना अनिवार्य है? जी हाँ, अपडेटेड आरडी पासबुक अपलोड करना अनिवार्य है। जमाकर्ता से अनुरोध है कि वह लेन देन सोसाइटी को किए गए भुगतान की सभी प्रविष्टियों के साथ अद्यतन पहला और अंतिम पृष्ठ अपलोड करें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पासबुक का पहला पेज और आखिरी पेज अपलोड आप कर सकते हैं। 42वें और 43वें सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों निवेदन करता अगर वीडियो आपको पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे मामलों में जहां जमा प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो गई है, दोस्तों मैंने बताया बहुत सारे लोग अपने जीवन को त्याग चुके हैं जिनके भी सहारा में पैसा जमा था और पैसा फंस चुका था, तो क्या नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी धन वापसी के लिए आवेदन कर सकता है? जी हाँ, इस स्तर पर वर्तमान डिजिटल प्रोसेसिंग में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन को संभालने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार पोर्टल में वर्तमान प्रक्रिया में केवल स्वयं के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा मामला है तो अभी सरकार ने उसको इस रिफंड पोर्टल पर अलाउ नहीं किया हुआ है। दावा दायर करने की प्रक्रिया, अगला सवाल 43 नंबर है, सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए? दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आपका टोल फ्री नंबर 180103 6891 180103 6893, इन दोनों नंबरों पे किसी भी समस्या को लेकर इन चारों सोसाइटी में अगर आपका निवेश था तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। प्रत्येक त्रुटि संदेश, कोई भी अगर आपको एरर, कोई भी आपकी कमी आती है पोर्टल पे या मोबाइल पे SMS के द्वारा, तो आप मैक्सिमम जो भी चीज़ें आ रही उसको हमने क्या सारा रिफंड पोर्टल ने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ, इस चीज़ को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका ये एरर कोड आ रहा है तो यकीनन आपको ये समस्या है। भुगतान संबंधित प्रत्येक कमी के लिए जमाकर्ता को क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उस चीज़ का भी यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है। और शपथ पत्र जो मैंने आपको बताया, अगर कहीं आपका नाम मिसमैच है तो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये फॉर्मेट का सेम, अगर आप जाएंगे नोटरी वाले के पास या कोर्ट में या किसी भी वकील के पास, तो ये आपको लास्ट वाला प्रिंट करके दे देगा और इस चीज़ को आप अपने दावा रिफंड पोर्टल पर बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको देखने को मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों
डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।